नाउ हम बात करते हैं शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। तो देखो, जब हमने श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि साई जो होता है वो वेव फंक्शन होता है जिसका अकेले का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके इलेक्ट्रॉन के लिए जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, यानी क्या बताता है साई, एटॉमिक ऑर्बिटल को बताता है। इलेक्ट्रॉन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनका मैथमेटिकल फंक्शन होता है। तो साई का अकेले का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनका मैथमेटिकल फंक्शन है। अब हम क्या करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेप को फाइंड करने के लिए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे साई जो हमारा वेव फंक्शन है और ऑर्बिटल्स की न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है स्मॉल आर उसके बीच में। तो हम क्या देखेंगे कि अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए ये जो ग्राफ आते हैं वो अलग अलग तरीके के आते हैं, और इसी तरीके से हम दूसरे ग्राफ प्लॉट करेंगे साई स्क्वायर और आर के बीच में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट करते हैं 1s के लिए। तो 1s के लिए जब हम साई और आर के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का फर्स्ट नंबर वाला ग्राफ दिखाई देता है। जब 2s के लिए प्लॉट करते हैं तो इस तरीके का कुछ ग्राफ दिखाई देता है। और जब हम, ये तो है साई और आर के बीच में, ठीक है। अब जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं साई स्क्वायर और आर के बीच में, तो साई स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। तो 1s के लिए हमें कुछ ऐसा ग्राफ दिखाई देता है और 2s के लिए हमें कुछ ऐसा ग्राफ दिखाई देता है। तो इन ग्राफ का मीनिंग क्या है वो देखना। हमने क्या किया, ग्राफ प्लॉट किया है साई और साई स्क्वायर के साथ, किसके लिए, आर के लिए। आर कौन है, जो ऑर्बिटल है उनकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जब हम 1s के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं साई के बीच में तो हमें कैसा ग्राफ दिखाई देता है, ये जो वैल्यू है ये कॉन्टिन्यूसली क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, और एक टाइम पे आके क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। दूसरा हम क्या देख रहे हैं 2s के लिए कि ये वैल्यू कॉन्टिन्यूस डिक्रीज होती जा रही है, फिर मिनिमम होने के बाद वापस थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट कर देती है। तो देखो, जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं साई के लिए 1s ऑर्बिटल के लिए तो हम देखते हैं कि वेव फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होता जाता है आर के साथ साथ। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के लिए, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि 1s जो ऑर्बिटल है ये रहा हमारा 1s ऑर्बिटल। ठीक है, अगर मैं बोल दूँ ये 0 है, यानी जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस है वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट है। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे इस ग्राफ में, 1s की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि न्यूक्लियस के एकदम जस्ट पास में, यानी यहाँ पे न्यूक्लियस के पास में जब आर की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या है, 0 है, तब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। तो आप क्या बोल सकते हो, 1s के लिए इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, न्यूक्लियस के पास में। तो देखो, वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस फॉर 1s ऑर्बिटल एंड आफ्टर दैट डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। तो यही देखा आपने कि 1s ऑर्बिटल के लिए अगर हम बात करें साई की, तो साई की वैल्यू आर के साथ साथ क्या होती जा रही है, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होती जा रही है। दूसरा, अगर हम साई स्क्वायर की बात करें तो साई स्क्वायर के लिए हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे आर इंक्रीज होता जा रहा है इसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होती जा रही है, लेकिन जब आर ऑलमोस्ट क्या है, 0 है, तब साई स्क्वायर यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है। मतलब 1s ऑर्बिटल के लिए इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, न्यूक्लियस के पास में ही होगी। फिर 2s ऑर्बिटल के लिए अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपने देखा सबसे पहले डिक्रीज होती है, फिर 0 पे पहुंच जाती है, 0 पे पहुंचने के बाद वापस इंक्रीज होना स्टार्ट कर देती है जैसे जैसे आर की वैल्यू इंक्रीज होती है, और फिर एक स्मॉल मैक्सिमा तक पहुंचकर वापस क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। तो देखो 2s के लिए अगर हम बात करें तो हमें दोनों ग्राफ में यही दिखाई दिया कि आर के इंक्रीज होने पे क्या हो रहा है, ये जो वैल्यू है ये कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होती जा रही है और ऑलमोस्ट 0 पर पहुंचकर फिर इंक्रीज होती है। और यहाँ देखना दूसरे वाले ग्राफ के अंदर जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारा,
ये वाला। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है कि इस ग्राफ के अंदर आपका जो साई स्क्वायर है, इसके लिए अगर हम वैल्यू प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं साई स्क्वायर और आर के लिए, तो देखो जैसे जैसे आर इंक्रीज हो रहा है ये वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और एट द एंड कहाँ पहुँच गया, ज़ीरो पे। यहाँ पे ज़ीरो ही है ना, ज़ीरो पे पहुँच गया। फिर उसके बाद क्या होती है, इंक्रीज होती है और वापस जीरो पे पहुँच जाती है, यानी एक स्मॉल मैक्सिमा तक पहुँचकर वापस क्या होने लगती है, ज़ीरो होने लगती है। तो देखो 1s के लिए कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होती जाती है और न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। जबकि 2s के लिए क्या होता है, वैल्यू जो है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, ज़ीरो के पास पहुंचकर एक स्मॉल मैक्सिमा तक पहुंचती है और वापस क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, तो ये वो वाला एरिया है जहाँ पर डेंसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो। जो हमने 2s के लिए जो ये ग्राफ देखा है ना, ये तो ये वो वाला एरिया है जहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या हो गई, ज़ीरो। उसे हम क्या बोलते हैं, नोडल सरफेस या नोड बोलते हैं। यानी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होती है उस सरफेस को हम नोडल सरफेस बोलते हैं, उस पॉइंट को हम नोड बोलते हैं। और जैसे जैसे हम n की वैल्यू को इंक्रीज़ करते जाते हैं, नोडल सरफेस की वैल्यू भी क्या होती जाती है, इंक्रीज़ होती जाती है। तो याद रखना, नोड और नोडल सरफेस वो एरिया होता है, वो सरफेस होती है, वो पॉइंट होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है। फिर उसके बाद जैसे हम बात करें एस ऑर्बिटल के लिए, तो एस ऑर्बिटल के लिए नोड हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो हमारे पास तीन तीन चीज़ें होती हैं। एक तो सिंपल नोड बोलते हैं हम, और नोड में भी हमारे पास एक रेडियल नोड आते हैं और एक एंगुलर नोड आते हैं। तो यहाँ मैं नोड की बात कर रही हूँ, रेडियल नोड की। तो एस ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड जो होते हैं वो निकालते हैं हम n-1 से। ठीक है, तो जैसे 1s के लिए, तो 1s के लिए नोड कितने आएंगे, 1-1 0। ये n वही वैल्यू है जो स्टार्टिंग में आपने पढ़ी थी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वही है ये, जो कि किसी भी ऑर्बिटल के आगे लिखा हुआ होगा। तो n-1 होता है, तो 1s के लिए कितना आएगा, 1-1 यानी 0। 2s के लिए कितना आएगा, 2-1 यानी 1। 3s के लिए 3-1 यानी कितना आ जाएगा हमारा, 2। तो आप जब ग्राफ देखते हो तो आपने क्या देखा, 1s के लिए सीधा ग्राफ आता है, यानी एक भी नोड नहीं है। 2s के लिए जब आप ग्राफ देखते हो तो यहाँ पे क्या आती है, एक बार ज़ीरो आता है, मतलब एक नोड है। जब 3s के लिए प्लॉट करोगे तो कितने बार आएगा, ये इस तरीके से आएगा, यानी एक बार ज़ीरो और दो बार ज़ीरो। तो ये कितने नोड हो जाएंगे, दो नोड हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, जब हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बेसिस पर 1s और 2s ऑर्बिटल को शो करते हैं, बाउंड्री सरफेस डायग्राम बनाते हैं, तो हमें 1s का तो कुछ ऐसा डायग्राम देखने को मिलता है और 2s का कुछ ऐसा डायग्राम देखने को मिलता है। ऐसा क्यों हुआ हमारे पास, हमने क्या देखा था अभी कि 1s जो है उसके अंदर एक भी नोड नहीं है, तो हमें सिंपल ऐसा डायग्राम दिखाई देता है। दूसरा हमने क्या देखा कि इसके अंदर एक नोड है, तो ये जो है ये उसके नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे डॉट 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 करके जो डायग्राम बना हुआ है ना, वो उसके नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से 2s में दो नोड दिखाई देते हैं। अगर हम 3s के लिए करेंगे तो एक ऐसा, फिर ऐसा, फिर वापस हमें ये डॉट डॉट करके एक और नोड शो करना पड़ेगा, और फिर ये ऐसा। तो जितने नोड होंगे उनको हम डॉट 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 से शो कर देंगे। अब देखो ये बोल रहा है कि बाउंड्री सरफेस डायग्राम जो है वो हर का फिक्स होता है, यानी जहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो हर में फिक्स होगी, लेकिन एक पर्टिकुलर एक डेफिनेट शेप का बाउंड्री सरफेस डायग्राम जो है वो शो कर पाना पॉसिबल नहीं है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या हो, 100% हो। ठीक है, 100% प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को किसी भी बाउंड्री सरफेस डायग्राम में शो कर पाना पॉसिबल नहीं है। अब देखो, बाउंड्री सरफेस डायग्राम जो हमने ड्रॉ किया है उससे हमें अलग अलग ऑर्बिटल्स की शेप मिलती है। जैसे एस ऑर्बिटल के लिए हमें कैसा बाउंड्री सरफेस डायग्राम देखने को मिला, ऐसे स्फेरिकल मिला। इसका मतलब एस जो होता है उसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, और जिसके सेंटर में कौन प्रेजेंट होता है,
न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और स्फेरिकल शेप में प्रेजेंट है। एस ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं? स्फेरिकली सिमेट्रिकल होते हैं और नॉन डायरेक्शन होते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी हर जगह क्या होगी? सेम ही होगी। जैसे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है ना, तो स्फेरिकल है, तो हर जगह इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सेम होगी। फिर उसके बाद हम एनर्जी की बात करते हैं, साइज़ की बात करते हैं, तो ऑर्डर क्या होगा? एन के इंक्रीज़ होने पे एनर्जी भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज़ होती जाएगी। एस के लिए 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, इस तरीके से। ये देखो, ये हमारा डायग्राम है 1s का, ये डायग्राम है 2s का। ये 1s का डायग्राम है, इसमें एक भी नोड नहीं है और हर जगह इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी क्या रहेगी? सेम रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा अगर हम बात करें 2s के लिए, तो 2s के लिए हमें क्या दिखाई देता है? बीच में एक नोड दिखाई देती है ना, तो ये वो नोड या नोडल सरफेस है और हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? सेम। तो 1s का ये डायग्राम हो गया। फिर 2s थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर 3s और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या आएगी? एक नोड आएगी, फिर उसके बाद दूसरी नोड और आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो डायग्राम है वो अलग अलग आ जाएंगे। इसके अलावा हमने पढ़ा था एल और एम की वैल्यू, तो एल की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है एस के लिए, और एम की वैल्यू भी कितनी होती है? 0 होती है। फिर हम बात करते हैं पी ऑर्बिटल्स की। तो पी ऑर्बिटल्स के लिए जब हम बाउंड्री सरफेस डायग्राम बनाते हैं तो हमें उसके अंदर 2 लोब्स दिखाई देती है, जैसे डंबल होता है ना वैसा, ठीक है। और जो रीजन जहाँ पे दोनों लोब्स मीट करती है वहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है? 0 होती है। इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की जो डेंसिटी है वो क्या होती है? 0 होती है। तो पी ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होती है? डंबल शेप होती है, जिसमें दोनों लोब्स जो होती है वो ऑपोजिट होती है और एक दूसरे से सेपरेट होती है नोडल सरफेस के थ्रू, क्योंकि दोनों जहाँ पे मिल रही है वहाँ पे क्या बनता है? ये देखो, ऐसा डायग्राम बनता है हमारा डंबल शेप। तो ये तो लोब्स हो गई हमारी, और ये क्या हो गया? नोडल सरफेस हो गई, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है, ठीक है। और न्यूक्लियस जो है वो क्या होता है? ओरिजिन पॉइंट पे ही प्रेजेंट होता है। फिर देखो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इन बोथ लोब इज सेम। देखो, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि यहाँ और इस और लोब में तो इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, यहाँ पे 0 होगी। ये जो प्लेन है इसमें 0 होगी। और हम इसकी बात करें, एस तो क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल होता है, किधर से भी, क्योंकि स्फेरिकल है। लेकिन ये क्या होते हैं? डायरेक्शनल। जैसे ऐसे है तो एक्स एक्स हो जाएगा, अगर ये लोब ऐसे है तो वाई हो जाएगा, और ऐसे है तो क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा था कि P जो होता है उसके लिए L की वैल्यू 1 होती है, तो M की वैल्यू क्या होगी? -L से 0 से +L तक। तो -1 होगी, 0 होगी और +1 होगी। इसका मतलब P जो होता है, M जो है वो ऑर्बिटल्स के नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और P के लिए M की वैल्यू कितनी है? 3 है। इसका मतलब जो P है उसमें कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे? 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, और वो कौन कौन से हैं? px, py और pz, ठीक है। अब देखो इनके डायग्राम्स देखो, और इन तीनों की एनर्जी सेम होती है, शेप सेम होती है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस किसका होता है? ओरिएंटेशन का होता है। जैसे देखो, ये वाला एक्स एक्सिस हमने ऐसे ले रखा है, ये एक्स और ये वाई, तो एक्स पे है तो एक्स एक्सिस वाला बन जाएगा, अगर y पे है तो y एक्सिस वाला बन जाएगा, और जैसे ये हमारी z है तो z पे है तो क्या बन जाएगा? z एक्सिस वाला बन जाएगा, ठीक है। और ये दोनों हमारी क्या हो गई? लोब्स हो गई, जहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। बीच का जो प्लेन है, ये जो ऐसा जो प्लेन है हमारा, ये क्या हो गया? नोडल सरफेस हो गया, और बीच का जो पॉइंट है जहाँ पे दोनों लोब्स मीट कर रही है वो हमारा क्या हो जाएगा? नोड हो जाएगा, ठीक है। और ये सारे के सारे क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। ये तो पता ही है हमें कि सारे जो है वो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 90 डिग्री पे होंगे, तो अपने आप ही परपेंडिकुलर हो गए। फिर हम बात करते हैं डी ऑर्बिटल्स के शेप की। तो डी के लिए हमने क्या देखी थी? एल की वैल्यू 2 होती है, यानी एम की वैल्यू -2, -1, 0, +1 और +2 होगी। मतलब 5 टाइप्स के हमारे को क्या मिलेंगे? डी के ऑर्बिटल्स मिलेंगे, और वो कौन से होते हैं? एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, और x² y² और dz²। और सबके लिए हमने देख लिया था कि हमारे जो वैल्यू होती है m की वो सबके लिए अलग अलग होती है।
फिर हम बात करते हैं शेप की। तो सबकी शेप कैसी होती है, इनकी डबल डम्बल शेप होती है, इस तरीके की शेप होती है, डबल डम्बल शेप, ठीक है। लेकिन जो Z होता है उसकी Z स्क्वायर जो है उसकी थोड़ी डिफरेंट होती है। डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये सारे के सारे सेम होते हैं, लेकिन इनकी साइज़ और एनर्जी जो है वो अलग अलग होती है, अलग अलग डी ऑर्बिटल्स की। जैसे हम बात करें DXY, DYZ और DZX, ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी जो है बिटवीन द एक्सिस मैक्सिमम होती है, क्योंकि इनकी लोब्स जो होती है एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होती है। जबकि आपका एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर जो होता है उसकी एक्सिस के ऊपर ज़्यादा होती है, क्योंकि इनकी जो लोब्स होती है वो एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होती है। देखो हम इनके डायग्राम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक्स वाई, यानी एक एक्सिस एक्स और एक वाई, वाई जेड मतलब एक को वाई ले लो, एक को जेड ले लो, और एक्स जेड, एक एक्स और एक जेड। ये जो तीन है इनके जो लोब्स बनाने हैं वो आपको इन एक्सिस के बीच में बनाने हैं ऐसे, ठीक है। और ये इस तरीके से बनाने हैं, ये इस तरीके से। और आप कौन से लिख रहे हो, अगर एक्स वाई बना रहे हो तो एक को एक्स और वाई दे दो, वाई जेड बना रहे हो तो एक को वाई और जेड दे दो, और एक्स जेड बना रहे हो तो एक को एक्स और जेड दे दो। किसी को भी एक्स किसी को भी वाई दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसका। बीच में जहाँ पे चारों लोब्स मीट कर रही है, जैसे ये पॉइंट, इसे हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। इन तीनों की जो एक्सिस होती है, इन तीनों की जो लोब्स होती है वो एक्सिस, इन एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है। दिख रहा है आपको कि इन तीनों की लोब्स जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, इन एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है। यानी इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा कहाँ प्रेजेंट होंगे इनके लिए, इन एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होंगे। लेकिन हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की। तो आप यहाँ क्या देखोगे, देखो इनकी लोब्स कहाँ प्रेजेंट है, एक्सिस के जस्ट ऊपर प्रेजेंट है। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो दोनों ये एक्स और वाई, तो यहाँ पे इनके ऊपर लोब प्रेजेंट है। ऐसे ही डी जेड स्क्वायर जो है उसके लिए आप क्या देखोगे, ये जेड है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लोब प्रेजेंट है। और जेड स्क्वायर की एक अच्छी बात पता है क्या है, कि डी जेड स्क्वायर के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन के रिंग प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्योंकि आप देख रहे हो ये ऐसे लोब है और इसके बीच में यूँ इलेक्ट्रॉन की रिंग प्रेजेंट है, तो आप इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि पूरी एक इलेक्ट्रॉन की रिंग ही प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों के लिए कहाँ ज़्यादा होती है, लोब्स के ऊपर ज़्यादा होती है, और उन तीनों के लिए कहाँ ज़्यादा होती है, लोब्स के बीच में, सॉरी एक्सिस के बीच में। और इनके लिए एक्सिस के ऊपर ज़्यादा होती है, क्योंकि इनकी लोब्स एक्सिस के ऊपर है और उनकी लोब्स जो होती है वो एक्सिस के बीच में होती है, ठीक है। अब हम एफ ऑर्बिटल की बात करें तो एफ के लिए एल की वैल्यू 3 होती है, और एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। यानी एफ के ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, 7 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, ठीक है। और शेप हमें पढ़नी नहीं है, सिर्फ याद रखना कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें पढ़नी नहीं है। अब देखो नोड और नोडल पॉइंट, ए की बात है, वो पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, नोडल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। एस ऑर्बिटल जो होता है उसमें नोडल पॉइंट या नोड जो होता है वो 0 होता है, बाकी सब में एक एक होता है। देखो आपने देखा कि पी के अंदर ये होता है, फिर डी ऐसा है तो यहाँ पे होता है, ऐसे ही एफ में होता है, ठीक है। एफ की शेप वैसे ट्रिपल डम्बल्ड बताई जाती है। एस जो होता है उसका क्या है, स्फेरिकल है, तो आप इधर जाओ, इधर इधर कहीं पे भी जाओ, इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होती है, ठीक है। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है एस के अंदर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो। तो एस में नोड जो होता है वो 0 होता है, और बाकी सब में नोड कितने होते हैं, 1 होते हैं। फिर हम बात करें नोडल प्लेन, तो नोडल प्लेन जो होते हैं वो प्लेन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, 0 हो, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स के बीच में वो प्लेन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो उसे हम नोडल प्लेन बोल देते हैं, और वो पॉइंट
उसे हम नोड बोल देते हैं या नोडल पॉइंट बोल देते हैं। अब देखो इनको हम क्या और बोलते हैं, एंगुलर नोड और बोलते हैं। मैंने बताया था दो तरीके के नोड होते हैं, एंगुलर नोड और रेडियल नोड। तो एंगुलर नोड निकालने का तरीका हमारे पास क्या है, फॉर्मूला क्या है, एंगुलर नोड इज इक्वल टू एल। तो आपने पढ़ा था एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। तो अब देखो एस में तो 0 हो जाएंगे, पी में 1 हो जाएगा, डी में 2 हो जाएगा और एफ में 3 हो जाएंगे। तो इस तरीके से नोडल प्लेन्स जो है वो अलग अलग ऑर्बिटल्स में अलग अलग होते हैं। यानी आप क्या समझ सकते हो कि एस के अंदर ना तो आपके क्या है नोड है, ना ही नोडल प्लेन प्रेजेंट है। ठीक है, अब जैसे P में कितने हैं 1 है, तो वो पी एक्स के लिए कौन सा हो जाएगा, x है तो y z हो जाएगा, y है तो x z हो जाएगा, z है तो x y हो जाएगा। मतलब जो एक्सिस है उसको छोड़कर बचा हुआ प्लेन क्या हो जाएगा, नोडल प्लेन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। ऐसे ही हम बात करते हैं आगे D के लिए। तो देखो डी जेड स्क्वायर में तो आपको पता है कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके बीच में तो एक रिंग प्रेजेंट है। ठीक है, डी एक्स वाई में कौन सा हो जाएगा, x के साथ z आ जाएगा, y के साथ z आ जाएगा। y के साथ मतलब एक आप वो ले लो जो आपका बच गया और दोनों के साथ एक एक प्लेन ले लो। y है, y के साथ एक x आ जाएगा और एक z के साथ x आ जाएगा। फिर x z है तो एक x के साथ y आ जाएगा और एक z के साथ y आ जाएगा, तो x y और z y। और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में भी दो ही होते हैं, बट हम उनको नेम नहीं दे सकते। और डी जेड स्क्वायर में 0 होंगे क्योंकि बीच में एक इलेक्ट्रॉन की रिंग आ जाती है। तो अब हम बात करें जैसे कुछ डिफरेंट नोड्स की, तो एंगुलर नोड जो है उसको तो हम कैसे निकालते हैं, एल से। ऐसे ही हमारे पास रेडियल नोड होते हैं, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, n माइनस एल माइनस 1 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, और टोटल नोड की अगर हम बात करें तो इन दोनों को ऐड कर दो, जैसे n माइनस एल माइनस 1 प्लस एल करें तो ये प्लस एल माइनस एल कैंसिल हो गया, यानी टोटल नोड हमारे किससे निकल जाएंगे, n माइनस 1 से। तो मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिखे हैं, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है। ये टोटल नोड्स n माइनस 1 है, एंगुलर नोड्स l है, और जो हमारे रेडियल नोड्स है वो क्या है, n माइनस एल माइनस 1 है। ठीक है, अब मैं बात करूँ रेडियल नोड्स की, तो रेडियल नोड्स s ऑर्बिटल के लिए कितने होते हैं, n माइनस 1 होंगे। कैसे होगा, देखो n माइनस एल माइनस 1, तो l की वैल्यू s के लिए वैसे ही 0 होती है, तो ये क्या हो गया, n माइनस 1 हो गया ना ऑटोमेटिक, क्योंकि ये 0 हो गया तो ये n माइनस 1 बच गया। और p के लिए जो l होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, p के लिए 1 होती है, तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस एल माइनस 1 कितना हो जाएगा, n माइनस 1 माइनस 1, तो n माइनस 2 हो गया। तो ये भी लिख दिया है मैंने कि p के लिए रेडियल नोड्स n माइनस 2 होते हैं और s के लिए रेडियल नोड्स कितने होते हैं, n माइनस 1 होते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किसी के अंदर कितने नोड है, नोडल पॉइंट है, नोडल सरफेस है, ये सारी चीज़ें जो है वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब इस चैप्टर का हमारे जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं और इनके अंदर जो अलग अलग रूल्स है, प्रिंसिपल्स है, उनको हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखने हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करके देखने हैं, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। थैंक यू।